आइए हम लोग भारतीय भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लेते हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। भूगोल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आता ही है और उसमें भारतीय भूगोल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस कारण भारतीय भूगोल पढ़ लेना और भी आवश्यक हो जाता है। आइए हम इसके बारे में, स्थिति और विस्तार के बारे में देख लेते हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस मैप के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे मैप में क्या दर्शाया गया। हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आइए, ये जो एम दिख रहा है आपको, ये एम है, ये जो एम है ये है म्यांमार। ये इधर से जो पूरा ये अटैच है ये है म्यांमार। ये जो है, ये जो बी दिख रहा है ये है पूरा बांग्लादेश, यहाँ से यहाँ तक। ये है भूटान, जो BH लिखा है ये है भूटान। इनसे यहाँ पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है नेपाल। ये है तिब्बत, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तिब्बत चीन का भाग है। और इसके जो उत्तर पूर्व में है ये पश्चिम उत्तर भाग है। ये पश्चिम उत्तर भाग में पाकिस्तान है और ये जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे PO के क्षेत्र से अटैच करता है। ये हमारे चारों तरफ जो देश हैं उसके बारे में हो गया। थोड़ा हम अब राज्यों के बारे में देख लेते हैं क्या बना है। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये जो है UP है, ऊपर दिखा है ये जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ये केंद्र शासित जो 2 प्रदेश अभी बने हैं ये जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। अब आइए इस मैप के बारे में देख लिए। अब इसके स्थिति और विस्तार के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो पूरा ये क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो भी भारत का क्षेत्रफल है। यह कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4%। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। ये पूरा जो क्षेत्रफल है 32,87,263, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो स्थान है, जो क्षेत्रफल के आधार पर जो स्थान है वो 7वां स्थान है। 7वां स्थान है जो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर अगर बांटे तो विश्व में 7वां स्थान है। थोड़ा हम क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन किसकी स्थिति है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, वो है रूस। इसके बाद कनाडा, इसके बाद है हमारा USA, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्राज़ील है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद हमारा भारत आता है। भारत 7वें नंबर पर है और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। इसके बाद जो 7वां देश है वो हमारा भारत है, जो 7वें स्थान पर है वो भारत है। आइए हम इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। भारत का जो उत्तर से ये दक्षिण तक, ये उत्तर का भाग देख रहे हैं, इसको भारत, ये इधर ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, ये दक्षिण है। तो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक है। पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि इसकी लंबाई देखें तो वो क्या है, 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई ज़्यादा है, 2,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो 2,933 किलोमीटर है। इतना लिख लिए। आइए हम आगे देखते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो ये लाइन देख रहे हैं ना, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। क्या है, देशांतरी विस्तार। भारत जो स्थित है वो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री और 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है विश्व में? अगर देखें तो मान लेते हैं ये विश्व है, ये यहाँ से हो गया यहाँ तक, मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और ऊपर क्या है,
यहाँ कर्क रेखा और ये क्या हुआ, मकर रेखा। तो भारत की जो स्थिति है वो ये है, भारत की स्थिति जो उत्तरी गोलार्ध में, भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ से एक देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा गई है, और जो मुख्य देशांतर रेखा से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक डिग्री में देशांतर रेखा बढ़ती जाती है। तो भारत जो स्थिति है ये यहाँ से, ये जो भारत की स्थिति है ये जो रेखा गई है वो 68.7 है। ये जो ये रेखा गई है ये 68 डिग्री 7 मिनट है। जो इसका सबसे अंत में है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये सबसे, ये देशांतरी विस्तार है। आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जम्मू कश्मीर और यहाँ पर दक्षिण में जो कन्याकुमारी, यहाँ से अगर हम अक्षांश की बात करें, अगर हम अक्षांशी विस्तार देखें तो अक्षांशी विस्तार 8.4 से दक्षिण से 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 8.4 से लेकर 37.6 तक ये अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 तक है। ये हो गया हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। आइए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो देशांतर होते हैं ये 68.7 से लेकर जो 97.25 तक, ये जो 68.7 है, 68.7 से लेकर जो ये 97.25 है ना, 97.25, ये जो देशांतरी विस्तार होते हैं ये अगला पॉइंट है। 68.7 से लेकर जो 97.25 तक जो देशांतरी विस्तार है ये समय को बताता है। देशांतर हमेशा समय को बताता है, समय को बताता है। अब एक यदि घंटे की बात करें, 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है, 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है। और यदि हम 15 डिग्री की बात करें तो वो 1 घंटे को दिखाता है, 1 घंटे को दिखाता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी इधर से इधर की ओर घूम रही, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। इस कारणवश इधर का पश्चिम का जो समय होगा वो पूर्व के समय से कम होगा, पूर्व का समय सदैव पश्चिम समय से आगे होगा। इस कारणवश ये 68.7 है, ये 97.25, तो ये समय आगे होगा और ये समय क्या होगा, पीछे होगा। आइए आगे देखते हैं। समय आप डाल, क्या है समय हेडिंग डालिए। क्या हुआ, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360, 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 आवर में 360 डिग्री। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्री घूमेगी, इसका 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री। और यदि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट तो 15 हो गया 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होगा ना, 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 15 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम जाएंगे, इसमें यदि हम ले लें इधर, यदि ये हो गया मुख्य देशांतर, यहाँ से मान लेते ये 15 डिग्री है, ये क्या है 15 डिग्री, ये मुख्य अक्ष, ये 0 डिग्री। यदि यहाँ से हम यहाँ चले जाएंगे तो 1 घंटा, अगर यहाँ 12 बजा होगा तो यहाँ 1 बज जाएगा। तो आप देखिए ये 1 घंटे मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, अगर 15 डिग्री घूम रहा है पृथ्वी, 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार 68.60 से लेकर 97.25 लगभग ये 29 है, लगभग हम 30 देशांतर मान लेते हैं, 30 देशांतर। इसका मतलब 15 का 2 गुणा है, इसका मतलब 30। दो जो पूर्व में है ये पश्चिम का जो है इलाका, और ये क्या है जो पूर्व है, इसमें और इसमें जो दोनों के बीच का अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो लगभग कितना हो गया, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आइए, आप लोग देखे होंगे कभी
ग्लोब देखे होंगे। ग्लोब में दिखाया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। इस प्रकार इस प्रकार पश्चिम का जो समय होता है वो पूर्व के समय से हमेशा कम होता है। वो कितना कम होता है, वो हमारे देशांतरी विस्तार बताता है कि हम कितने डिग्री आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये जो आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये हमारी मानक रेखा है। अगला पॉइंट है, ये हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन है इसे क्या कहते हैं, मानक रेखा है। भारत की एक मानक रेखा है जो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पर खींची गई है, जो 82.5 डिग्री पर खींची गई है। अगला पॉइंट, मानक रेखा, इसको लिखना है आपको। 82.5 डिग्री को ही मानक रेखा क्यों माना गया है, तो उत्तर इसका ये है। 82.5 डिग्री को मानक रेखा इसलिए माना गया है क्योंकि ये 68.7 से लेकर 97.25 के मध्य में होता है। इस कारणवश इसे 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया। मानक रेखा का मतलब ये होता है कि जो समय इस मानक रेखा पर होगा वही समय पूर्व में होगा और वही समय पश्चिम में होगा। इसका मतलब ये समय जो होगा, यहाँ का समय इसके बराबर होगा और यहीं का समय इसका, मतलब पूरे भारत का समय एक समान हो जाता है। इस कारणवश हम क्या करते हैं, मानक रेखा मानते हैं। विश्व, नोट में लिखे, विश्व जो है, विश्व के कई देश मिलकर क्या किए हैं, एक बातचीत किए हैं कि मानक रेखा आखिर किसको माना जाए। तब सभी लोगों ने निर्णय ये लिया कि ठीक है, मानक रेखा मानने के लिए हम एक पैमाना निश्चित कर देते हैं कि 7.5 डिग्री के गुणज में 7.5 डिग्री के गुणज में सदैव मानक रेखा मापी जाएगी। ये नोट में लिखिएगा, 7.5 डिग्री के गुणज में ही मानक रेखा मानी जाएगी। हमारी मानक रेखा 82.5 डिग्री है ना, वो 7.5 डिग्री के गुणज में ही है। आप चाहे इसको अगर आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ये 82.5 डिग्री 7.5 डिग्री के गुणज में ही मापा गया है। आइए हम आगे देखते हैं। ये जो मानक रेखा है ना, मानक रेखा यहाँ पास एक स्थान है प्रयागराज, इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज कहते हैं। यहाँ पास प्रयागराज में एक स्थान है नैनी। तो जो मानक रेखा है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये नेक्स्ट पॉइंट में है, जो मानक रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये मानक रेखा है, मानक रेखा ये क्या है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए। ये है एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे है हमारा मध्य प्रदेश, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद आएगा हमारा आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा आएगा जिसे उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर हमारी मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, आप लोग ये रेखा देख रहे हैं जो क्षैतिज रेखा का, ये रेड कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये हमारी रेखा है कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये आप नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश का मतलब मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर सदैव उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे क्या होता है, ये क्या है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है जिसे भूमध्य रेखा या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर अगर देखेंगे, इसके जस्ट ऊपर ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति यहाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी कुछ लिखेंगे, जो बोल रहा हूँ इसे सभी चीज लिखना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये जो रेखा गई है ना वो कर्क रेखा है, और ये क्या गई नीचे, ये मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर में गई है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में।
तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री से होकर जाती है। ये हो गया। आइए, ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हैं ना, ये मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, आइए हम इसको देखते हैं। पहला आप ये देख रहे हैं गुजरात, पहला राज्य हो गया गुजरात। जो दूसरा राज्य है, ये आप ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये जो आपको थोड़ा दिख रहा है, ये राजस्थान का भाग नीचे आया होगा, तो दूसरा हो गया राजस्थान। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश, तो यहाँ मध्य प्रदेश है। और जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ से छोटा सा भाग होगा छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़। इसके आगे जैसे ही जाएंगे वो झारखंड होगा, इसके आगे जैसे ही जाएंगे यहाँ पास होगा पूरा पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक पूरा गया, ये पश्चिम बंगाल है जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। इसके जैसे ही आगे जाएंगे बांग्लादेश देश है, राज्य है नहीं, तो यहाँ पास जो ये दिख रहा है ये त्रिपुरा, और ये क्या है? मिजोरम। त्रिपुरा और आगे क्या है? मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा हमारे झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये जो आप ये भाग देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, ये क्या है? ये है रांची। तो कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पास एक स्थान है मध्य प्रदेश का, जो राजधानी है वो है भोपाल। तो कर्क रेखा के पास, और ये क्या है? ये है गांधीनगर। ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो कर्क रेखा के पास 2 और राजधानियां हैं, एक है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दूसरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, आप लोग ये देख रहे हैं, ये यहाँ से समुद्री विस्तार है। ये यहाँ जो पाकिस्तान है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा समुद्र है, यहाँ से लेकर ये पूरा समुद्र में है। ये ऊपर भाग देश है, इधर नीचे क्या है? समुद्र है। तो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसका कितना विस्तार है उसको देख लेते हैं। स्थलीय सीमा क्या होती है, आप पूरा लिखना है। ये स्थलीय सीमा क्या होती है? ऐसी सीमा जो जल से अटैच नहीं होती बल्कि भूभागों से अटैच होती है, भूभागों से जुड़ी होती है। यहाँ से ये, यहाँ से ऐसी सीमा जो जल से अटैच नहीं होती है बल्कि भूभागों से अटैच होती है, जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। अब जलीय सीमा जो भारत का वह भूभाग जो जल से अटैच करता है, जो समुद्र से भाग से अटैच है, उसे क्या कहते हैं? हमारी जलीय सीमा। ये यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ना, ये गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ तक क्या है? स्थलीय सीमा है। और यहाँ पास आप देखेंगे ये है अंडमान निकोबार, ये भी स्थलीय सीमा में आता है। इधर है अंडमान निकोबार, और यहाँ पास है हमारा लक्षद्वीप, ये भी हमारी ये भी हमारी जलीय सीमा में आता है। ये और ये क्या आता है? जलीय सीमा में ही आता है। अब इसके आगे मुख्य जलीय सीमा, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य जलीय सीमा। मुख्य जलीय सीमा भारत की वह जलीय सीमा होती है जो उसके मुख्य भूभाग पर जो तट बनाती है। मुख्य भूभाग पर क्या बनाती है? तट बनाती है। ये मुख्य भूभाग नहीं है, भारत का मुख्य जो भूभाग है ये है, पूरा यहाँ से लेकर ये मुख्य भूभाग से बाहर है। ये और यहाँ पास जो लक्षद्वीप, ये दोनों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों मुख्य भूभाग में नहीं आते, लेकिन ये पूरा क्षेत्र क्या आता है? मुख्य भाग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र है वो जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ से कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो ये तट बनाता है ना, ये सदैव मुख्य जलीय सीमा कहलाता है। तो मुख्य जलीय सीमा क्या है?
मुख्य जलीय सीमा भारत का वह सीमा है, भारत के मुख्य स्थल पर स्थित वह सीमा है जो जल के साथ सीमा बनाता है या तट बनाता है। ठीक, भारत की जो मुख्य जलीय सीमा के साथ जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा है, तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा जो मुख्य भूमि, आप सब लिखेंगे मुख्य भूमि पर जो बनाई गई जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर क्या हुआ, तटीय सीमा, केवल मुख्य भूभाग पर तटीय सीमा। लेकिन यदि हम टोटल भूभाग के ले लें तटीय सीमा, सभी तटीय सीमा की अगर हम बात करें, सभी तटीय सीमा अगर हम तटीय सीमा की बात करें, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी तटीय सीमा और लक्षद्वीप की भी तटीय सीमा को अगर शामिल कर लिया जाए और भारत की ये सीमा को सभी को शामिल कर लिया जाए तो आता है 75,116.67 किलोमीटर। इतनी हमारी टोटल जलीय, ये है क्या हुआ, जलीय सीमा कहते हैं, इसे जलीय सीमा कहते हैं या तटीय सीमा। तटीय सीमा कही या जलीय सीमा, दोनों बात वही है। इसके बाद स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये म्यांमार का भाग, म्यांमार से यहाँ से लेकर आप ये पाकिस्तान की यहाँ तक देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र ये इसको क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो लगभग है, इसको लगभग में लिखिए, लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत की पूरी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। आइए ठीक, आप ये चारों तरफ जो देश देख रहे हैं ना, आइए हम लोग अब देशों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश देखिए, लिखिए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ये पाकिस्तान 1, ये हो गया 2, ये क्या हुआ 3, 4, 5, 6 और ये क्या हुआ 7। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। कौन कौन से, पहला पाकिस्तान, दूसरा क्या है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद क्या है ये तिब्बत है ना, तिब्बत चीन का भाग है तो इसे क्या कहेंगे चाइना, चीन का भाग। ये क्या हुआ नेपाल का भाग है, और ये जो BH लिखा है ना ये भूटान है, हमारा भूटान है। और ये जो भी देख रहे हैं ना ये बांग्लादेश है, ये क्या है बांग्लादेश। और जो ये सबसे पूर्व में है उसे क्या कहते हैं म्यांमार, म्यांमार, ये म्यांमार है। आई सभी की राजधानी देखिए, म्यांमार की राजधानी नैपिथा है जो यहाँ पास स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये जो चाइना है इसकी राजधानी बीजिंग है जो इस साइड है, पूर्वी साइड है, और अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान का काबुल है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो यहाँ पास स्थित है। तो सभी की राजधानी और हमारे ये पड़ोसी देश हो गए। आइए और कुछ हम देख लेते हैं। आप हेडिंग डालिए, नया पॉइंट है कि भारत के राज्यों से सीमा बनाने वाले देश, भारत के राज्यों से सीमा बनाने वाले देश, अलग अलग देशों के बारे में हम देखेंगे। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य, इसे अगला पॉइंट है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कितने राज्य हैं, एक है गुजरात, राजस्थान, यहाँ पास जो आप देखेंगे यहाँ पास हमारा क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप जो भाग देख रहे हैं ये भाग है हमारा पंजाब का। तो कितने राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है लद्दाख। तो ये कितने हो गए, 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात, ये राज्य हैं, पहले राज्य लिख लीजिए राज्य, फिर इसके बाद ये है पंजाब। तो 3 राज्य क्षेत्र बनाते हैं। और यदि हम कुल की बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें और
राज्य को भी लेकर तो दो और जुड़ जाते हैं। इसमें क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं इसके साथ सीमा पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। आप ये अब ऐसे देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हमारे, ये जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, उसका जो पीओके वाला भाग है, पीओके वाला पाक अधिकृत कश्मीर, वो वाले क्षेत्र से अफगानिस्तान सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान केवल और केवल किससे बनाता है, लद्दाख वाले क्षेत्र से सीमा बनाता है। अब हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले क्षेत्र, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले क्षेत्र मतलब राज्य, इस नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी की बात करेंगे। नेपाल और इसके केंद्र शासित प्रदेश इससे बनाते नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं। इसके जस्ट पूर्व में यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास उत्तराखंड है। यहाँ जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र, ये क्या है, ये उत्तराखंड का, इसको रफ कर दीजिए नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा। जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये उत्तराखंड का क्षेत्र, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तराखंड का क्षेत्र, उत्तराखंड, यहाँ पास उत्तर प्रदेश, ये तो अटैच ही करता है। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं, यहाँ पास बिहार है, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल भी इससे अटैच करता है। पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू होता है और ये ऐसे जाता हुआ सीमा, ये यहाँ से ऐसे टच करते हुए ये और यहाँ पास मिल जाता है। पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू होता है, नेपाल से भी अटैच करता है यहाँ अंदर जाकर, और भूटान से भी अटैच करता है। तो यहाँ पास बिहार हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पास हमारा सिक्किम है। यहाँ क्या है, सिक्किम। तो यहाँ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।